अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सरहद पर जो हो रहा है, भारत की जारियत इस वक्त बढ़ती जा रही है। जो मोटर्स का इस्तेमाल जो कहते हैं पहली दफा हिंदुस्तान की जानिब से किया गया, आज डीजीएमओ की जानिब से भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान हक महफूज रखता है जवाब देने का। बहरहाल ये इस इशू पर भी नजर सारों की है। ये आई एम श्योर इसके ऊपर हम आगे मजीद बात करेंगे भी, लेकिन सियासत भी दूसरी तरफ चल रही है। आज फवाद चौधरी साहब को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पैनमा के इशू के ऊपर। उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सिंध का सदर डॉक्टर आसिम साहब को बना दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खोसा साहब, अगर हम पहले हिंदुस्तान के ऊपर पहली बात करें, ये जो सब हो रहा है और ऑपोजिशन और हुकूमत का उस तरह का रिएक्शन कुछ सीरियस नजर नहीं आता है। देखें काशिफ, हमने तो बहुत सीरियसली और संजीदगी से कहा था मोहतरम नवाज शरीफ साहब अपनी दोस्तियां पालना बंद कर दें, अपने कारोबारी मकासद को बढ़ाना बंद कर दें, अपने कॉर्पोरेट एम्पायर को जो है वो मुस्तनद करने की बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर मोदी से उन्होंने इस तरह दोस्ती निभानी है कि उनके कॉर्पोरेट सेक्टर, उनकी जो है कारोबार हिंदुस्तान में बढ़े, तो ये कौम को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जो कुछ भी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब ने कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान में और उसके बाद भी जो हमने कहा है, देखिए क्या हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम महफूज रखते हैं, हक महफूज रखते हैं? हम तो माजरत खाना अंदाज से चल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है कि कल भूषण को आप पकड़ते हैं, आप इंटरनेशनली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। एक सर्विंग आपको जो है, अगर रॉ का आपको कर्नल पकड़ा जाता है पाकिस्तान की हदूद के अंदर और वो जो है बहुत बड़े प्लान करता है और आपका उसका जो है सबूत भी आता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह से होती है और इसी तरह कराची में जिस तरह से पकड़े जाते हैं और सारा तकरीबकारी होती है, पाकिस्तान सारे में उन्होंने फैलाया हुआ है नेटवर्क। और फिर हिंदुस्तान के ने बॉर्डर्स पे जो कुछ किया है, कश्मीर में आज यानी 4 महीने से ज़्यादा हो चले हैं, अब वहाँ उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है। मुसलमान जो है नमाज पढ़ने से कासिर हैं, अपना मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं। उनके सारे हमारी जो क़यादत है कश्मीरी, उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। जबर और जुल्म की इंतहा करके कत्ल व गारतगरी वहाँ रवा रखी हुई है। इंसानी हकूक़ जो है वहाँ पामाल हो रहे हैं। दुनिया की सारी जो तंजीमें हैं वो भी एक खामोशी से सो रही हैं, जाने क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की हुकूमत जिसका ये काम था कि इसको इतना ज्यादा, अगर हिंदुस्तान में पटाखा भी चलता है तो वो इतना पाकिस्तान को बदनाम कर देते हैं, इतना बदनाम कर देते हैं कि वो पाकिस्तान को कहते हैं दहशतगर्दों की आमाजगाह है और यहीं से सारी दुनिया में जो है ये फरोग पा रही है दहशतगर्दी। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी नाकामी है, जहां हमारे पास वजीर खारजा पॉलिसी है कहां, मुझे बताइएगा। खारजा हमने तो कहा है, जो बिलावल भुट्टो साहब ने 4 निकात दिए, इनका तो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं है। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर के बिना क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है अगर कलमदान अपने पास रखते हैं तो क्या वो कमा हक़्क़हू इससे इंसाफ कर सकते हैं? इस पोर्टफोलियो के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ तो हमारे यहाँ और फिर 2 फातमी साहब हैं या जो सरताज अजीज साहब हैं, उनकी आपस में बोलचाल नहीं है। अरे बाबा, ये किस किस्म की फॉरेन मिनिस्टर है, एक दूसरे के साथ जो है मुतसादिम है, मुतहारिब है। और जहां तक ताल्लुक है फौज का, आप फौज के जिम्मे क्या क्या लगाएंगे? क्या फौज के जिम्मे अंदरूनी खलफशार कम है जिसके आप वो ज़र्ब अज़ब में इन्वॉल्व में? क्या बैरूनी सरहदों का जवाब देना फौज कम कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री भी अस्करी क़यादत ही हमारी जो है उस पर भी उन्हीं का दस्तरस हो या वही इसको कंट्रोल करें? तो खुदारा देखिएगा, हम सी पैक को नाकाम क्यों करने चले जा रहे हैं? क्योंकि जो अमेरिका ने इस वक्त हिंदुस्तान के साथ मिलकर और अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर सी पैक के एक पैरेलल उन्होंने एक महाज बनाने की कोशिश की है। अब तो और ज्यादा लम्हा फिक्रिया है जब ये इलेक्शन के बाद जो मोहतरम तशरीफ लाए हैं वहाँ ब्रायन, जो अमेरिका के सदर जो आए हैं नए, वो तो आप जानते ही हैं कितना उनका जो है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन वो तो वक्त के साथ साथ ही फैसला होगा कि कौन किस तरफ जाएगा। फवाद साहब, ऑपोजिशन का रोल मैं पहले आऊंगा, अभी इसके बाद पॉलिटिक्स, बट ये क्योंकि एक प्रेसिंग इशू है आज का। मामलात सीरियस होते जा रहे हैं, आपका ख्याल है? क्योंकि हम बयानबाजी फॉरेन खारजा पॉलिसी पर इस तरह की बयानबाजी बड़ी होती है। ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान है, वजीर दिफा जो है, ये बढ़ जाएगी। डीजीएमओ कहते हैं हम अपना हक महफूज रखते हैं, जिधर चाहें जब चाहें उसका जवाब देने का। वॉर रेटरिक है ये,
डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात है, या वाकई हमें लगता है हम पे प्रेशर पड़ेगा, बढ़ रहा है? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है हम पे, मुझे बयानबाजी अपोजिशन के अंदर, हुकूमत के अंदर वो जवाब नजर नहीं आ रहा जो जिसको देखकर कहा जाए कि वाकई इस चीज का इतना प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। नहीं, पहली बात तो यह है कि देखें, पाकिस्तान में एक जनरल कंसेंसस है पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, और ये जनरल कंसेंसस प्रिवेल किया है। रिसेंटली आके ये हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी रीजन का, पूरी दुनिया का, एक राइट विंग नैरेटिव जिसके साथ वो आए हैं ऊपर। अब आप देखें एलओसी के ऊपर भी जो इस वक्त हो रहा है, ये 2001 के बाद ये पहली बार है जिस बात जो है जिस जगह जा पहुंची है। अब यहाँ पे शहीद हो रहे हैं हमारे नौजवान, आज भी आप देखें जो 3 हमारे जो शहीद हुए हैं फौजी कैप्टन, बिल्कुल यंग बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं, और इंडिया के साइड के ऊपर भी फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया यहाँ पे ये करता है, वो सिविलियंस को भी मारता है। हम सिविलियंस को नहीं निशाना बना सकते, बिकॉज पाकिस्तान का वहां पे एक सिविलियन आबादी जो है वो पाकिस्तान की आबादी है, मुसलमान, कश्मीरी, उनको पाकिस्तान। बट फवाद, आई एग्री विद यू ऑन ऑल दिस, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत सी चीजें जो बड़ी अरसे से नहीं हुई है। क्या पाकिस्तान का रिस्पांस और रिएक्शन वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में होना चाहिए, या हम थोड़े कम वॉर मॉन्गर हैं और इंडियन मीडिया जरा ज्यादा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है? अच्छा, हम वॉर मॉन्गर बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया ने तो इंतहा कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस इशू के ऊपर, और पॉलिटिकल की लीडरशिप ने भी। अच्छा, लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि छोटी सी बात होती है, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना लेता है। हमसे अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी हमारा इस वक्त तक तकरीबन मेरा ख्याल है 43 फौजी जो है वो हमारी साइड पे शहीद हो चुके हैं। ओवरऑल अगर सिविलियन कैजुअलिटीज आप मिलवा लें, कोई 200-300 बंदा जो है हमारा शहीद हो चुका है। हमारा जो एम्बेसडर यूएन में डॉक्टर मलिहा लोधी जो है बैठी हुई हैं, या जो पाकिस्तान के एम्बेसडर वहां पे, हमारे वजीर खारजा तो जिस तरह है ही नहीं है, हमसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा पा रहा। आप हमारे अंदाजा लगाएं, वजीर आजम की तकरीर के बाद अपना केस मजीद बढ़ाने के लिए मलिहा लोधी को दोबारा तकरीर करनी, और वो जवाब था, लेकिन उसमें असल कलभूषण का जवाब उसमें आया कि जनाब ये भी आप कर रहे हैं हमारे मुल्क में। अब वजीर आजम साहब की फॉरेन पॉलिसी क्या है? वजीर आजम की फॉरेन पॉलिसी ये है कि सिर्फ मेरी फैमिली और दूसरों के ताल्लुकात बने। तैयब अर्दगान साहब आ जाएं, पूरी फैमिली उनको लेने पहुंचे। वो अपना मोदी साहब आ जाए, उठा के राइवेट ले जाओ, पूरा पाकिस्तान हैरान परेशान है, नरेंद्र मोदी आ गया, उसको आप वहां पे ले गए हैं। चीनी आ जाए, उनके साथ पर्सनल। अच्छा, अब फर्क ये है कि आप जब जाती दोस्तियों पर इंहिसार है। आपकी आप फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं बना रहे? इसलिए नहीं बना रहे कि आप जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनको अपने नवासे, नवासियां, चाचे, मामे, ये सब लाइन में खड़े होकर उनसे हाथ मिला के ये आप फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चल। अब हमारा देखें अटर फेलियर है जो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बुला पा रहे। पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान में जो अपोजिशन है, खोसा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर सारी अपोजिशन, इनको नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को गिरबान से पकड़ना चाहिए। वही तो मैं आपसे सवाल ये है फवाद साहब, नाउ दैट यू, आप चलो एक पर्टिकुलर इशू पे तर्जुमानी कर रहे हैं पीटीआई की, लेकिन वो ऑपोजिशन का नहीं, मैं कह रहा हूं ऑपोजिशन की बात करें कि एक सियासी जमात या आपकी ऑपोजिशन जमातें या हुकूमती जमातें उस तरह रिएक्ट कर रही है इस इशू के ऊपर। आपको लग रहा है कि आपके फौजी मर रहे हैं? आपको लग रहा है क्या कि इमरान खान से देखें अभी रोज पैनामा लीक्स पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस इशू पे मैंने नहीं। इमरान खान ने अभी भी ये कहा है कि देखें, आप उनको समझना चाहिए। देखें, अगर आप नरेंद्र मोदी वाला सेंटीमेंट पाकिस्तान में भी आ जाएगा, उधर भी आ जाए, क्या होगा? जंग होगी। मैं आप ये चाहते हैं कि केज्ड रिस्पांस, अगर एक मेजर्ड रिस्पांस। आई मस्ट से कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो रिस्पांस है और जो मीडिया रिस्पांस है, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट, उनका बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर अब इंडिया समझ ही नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो ये तो जंग लड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जो इस वक्त जा रहा है, कैसे आप चलेंगे आगे? मोइनुद्दीन हैदर साहब ऐसा मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूं कि उनको जो रिस्पांस पाकिस्तान की हुकूमत, ऑपोजिशन या पॉलिटिकल रिस्पांस जो है उससे इत्तेफाक करते हैं जनरल साहब आप? जी देखिए, जहां तक ताल्लुक है हमारे फॉरेन ऑफिस का, उन्होंने उनके हाई कमिश्नर को और डिप्टी हाई कमिश्नर को बहुत दफा बुलाया है, एहतजाजी मरासले दिए हैं, सख्ती से बताया है। ये मसला मलिहा लोधी ने यूनाइटेड नेशन में भी उठाया है, सरताज अजीज साहब ने भी उठाया है, और जो हमारे इम्पोर्टेंट कैप्टन दुनिया में वहां भी ये मसला उठाया जा रहा है। और बाकी तमाम दुनिया खुद भी तो देख रही है ना क्या हो रहा है। उनके अटैचीज बैठे हुए हैं या उनके एम्बेसडर बैठे हुए हैं, मीडिया सब कुछ कर रहा है, तो मतलब उनको पता है। लेकिन ये एक मसलत है दुनिया में इस किस्म की है कि भाई वो कोई बात चीजों के ऊपर वो उनका जिस तरह रिस्पॉन्स अखलाकियात के या ह्यूमन राइट्स के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है। अब कश्मीर का मसला आप देख लीजिए, कितने दिन हो गए हैं वहां पर
जिंदगी टोटल डिसरप्टेड है और कितने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या कह रही है इसके बारे में? सर, लेकिन Security Council हमें कुछ क्या भी करना जवाब- चाहिए? दुनिया तो कह रही है हमें, सर, I दुनिया think, तो हम तो देखिए, नाकाम है ना दुनिया के फ्रंट पे। ये तो बात जी, फवाद साहब भी देखिए, कह रहे हैं, लतीफ खोसा साहब भी कह रहे हैं, जाती दोस्तियां बन रही हैं, ताल्लुकात इस बुनियाद पे चल रहे हैं, लेकिन हम नाकाम हैं। हमें करना क्या है? मैं एक फौजी पर्सपेक्टिव देखिए, जानना बात चाहता ये हूं। है कि ये हिंदुस्तान जो है, जिस तरह हमारा एक किस्म का घेराव कर रहा है कि वेस्टर्न बॉर्डर से सर्वनाश कर रहा है, सबमरीन कभी ला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब कि वो अपनी कार्रवाई एक खास लेवल तक रखना चाहता है, उससे बढ़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तान यही कर सकता है कि इस चीज को, रिस्पांस को अपने ज्यादा करे। अब उन्होंने अगर अपनी गन्स लाई है, हैवी गन्स, तो हमको भी चाहिए कि हम उनके 10-12 मोर्चे उड़ाएं, फिर इसका मतलब बात बढ़ती चली जाएगी, एक जंग छिड़ जाएगी जो हिंदुस्तान के हक में अच्छी ना हमारी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं हो रही? मीटिंग काउंसिल के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है मेरे ख्याल में, बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, इस मसले के ऊपर क्यों बुलाना नहीं बुला चाहिए रहे? पाकिस्तान 300 बंदा यहाँ पे शहीद हो गया। को। इस पे वो जो बंदा सकते हैं, वायलेशंस हमने- बढ़ती जा रही है, violations सिविलियंस के हिट हो रहे हैं, लिए एम्बुलेंसेस हिट हो रही है, Security इनफ Council रीजन फॉर यू के टू लिए कॉल अ मीटिंग। एक सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज जो है उन्होंने उसको साइन करना होता है। सर, तो इसका काफी जब वो मतलब ये एक और आपकी नाकामी है कि आप वो सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज ही आपकी साइड पर नहीं चलिए, वो है। करना अगर चाहेंगे तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए, क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे हैं। मगर जी खोसा साहब, काशिफ ओआईसी क्यों नहीं बुलाई जाती? और सर ओआईसी मुस्लिम तो उम्मा नहीं को बुलाई जाए तो इजलास बेहतर क्यों है ना नहीं किया सर। जा रहा? OIC तो माफी OIC चाहता हूं, ओआईसी का मतलब वो फिर देखेंगे ना जी, वो तो आपको पता है ओआईसी तो वही है। ओआईसी के पल्ले है क्या सिक्योरिटी पाकिस्तान? भाई- काउंसिल ही असल बहाल है जी, सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, इंटरनेशनलाइज करना देखिए, पड़ेगा, OIC में मुस्लिमाइज नहीं यकीनन करना एक- आपको इस इशू को। मुस्लिमाइज इशू हमने कभी हल नहीं किया मुस्लिम उम्मा के, आप इंटरनेशनलाइज करके मसला हल कर काशिफ, बात सकते हैं। मुस्लिमाइज नहीं, काशिफ, बात मुस्लिमाइजेशन की नहीं है, बात इसको इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने की है। बात आपको डिप्लोमेसी जो है इतनी ज्यादा मौसर और इतनी ज्यादा जो है प्रोएक्टिव कर दिखानी चाहिए कि दुनिया में ये इशू बन जाए, एक इतना हाईलाइट हो इशू। हम इस इशू को हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे दुनिया में। हम अपने तई जो है करते हैं, कुड़ते हैं और अपने आप को कहते हैं। और हिंदुस्तान वो वही मिसाल है ना, इब के मार तो देखूं, इब के मार तो देखूं। वो मारे जा रहा है और हम यही कह रहे हैं इब के मार तो देखूं, इब के मार तो देखूं। अरे बाबा, ये कमजोरी की लेवल पर जब तक बात करोगे तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। जब तक आप मौसर तरीके से जवाब नहीं दोगे, प्रोएक्टिवली आपकी डिप्लोमेसी नहीं जाएगी। मगर प्रोएक्टिवली कैसे जाए आपका जब फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है? ये फुल फ्लाइट फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर का काम है कि वो इसको जो है एक पॉलिसी के तौर पर इतना प्रोएक्टिवली इसको मुश्तहर करे दुनिया सारी में कि उनको नजर आए कि यहाँ जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और जो है पामाली हो रही है, हमारी सॉवरेन टेरिटरी पर अटैक हो रहा है। और ये सर, ये मोदी ने तो हुकूमती ढाका में नाकामी बड़ा है। ये देखिए, स्टेट की तो मैं नहीं कहूं, क्योंकि 5 साल पिछली हुकूमत भी गुजरी है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत की शायद आउटरीच बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। इनकी शायद इतनी आउटरीच नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब वाज मोर एक्सेप्टेबल एज एन इंटरनेशनलाइज्ड लीडर पाकिस्तान की हालांकि तरफ। ये 85 से हुक्मरान चले आ रहे हैं। इनको सुनता कोई नहीं है, इनको मतलब सीरियसली कोई नहीं लेता। बिकॉज इसलिए भी कि शायद ताकत जो इख्तियार है खारजा पॉलिसी का वो आता किसी और जगह से है, तो वो कहते हैं इनसे क्या बात करें, उन्हीं से बात कर लेते जाके। देखिए, वो भी इनका ही फेलियर है ना। आप अगर तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं और आप अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है कि आपने अपनी जो पॉलिटिकल, इनकी ऑब्वियसली एक लंबी लिस्ट है इनकी पॉलिटिकल, वो तो हम सियासी फेलियर्स की दैट देन रिफ्लेक्ट ऑन। मुझे 2 इश्यूज के ऊपर मैं ब्रेक लेने लगा हूं। 2 इश्यूज मुझे याद है जिसके ऊपर मैं कहूंगा फॉर मी एज अ स्टूडेंट ऑफ, जो मैं खारजा पॉलिसी मैंने कवर भी किया एज अ रिपोर्टर में, जब इंडिया गए ओथ टेकिंग के लिए और उसके बाद जो हमारे साथ सलूक किया उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर फिर लिखी लिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले यहां से जाने से पहले जो सोच के गए थे वो करके आ गए। जबकि सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, 8वें नंबर पे पाकिस्तान को ट्रीट किया, मुकर्रर भी बहुत अच्छी हैं। 8वें नंबर पे ट्रीट, उन्होंने कहा पाकिस्तान ठीक है बाकी मुल्कों में एक है, इसको सीरियसली मत लें। और दूसरा, जब अमेरिका गए कहते हैं वी हैव टू, बाहर निकल के वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, व्हिच इज फेयर, ये करना पड़ेगा, लेकिन किस जगह पे बैठ के आप कहते हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। सो मेरा ख्याल है वो बहुत जगह पे हमारी कमजोरी भी है इस सारे में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद थोड़ा सियासी इशू से फवाद साहब, तर्जुमान साहब, जरूर जनाब। वो एक पैनमा भी उसके अंदर एक इशू है। दूसरा, मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ, सिंध में डॉक्टर आसिम साहब को बना दिया गया है सदर सिंध का। जेल कटो तो सदर बढ़ जाओ। पीपल्स पार्टी तो उनको काफी डिसोन करती है। इस पर भी बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ा सा सिंध और कराची, जहां पे डॉक्टर आसिम साहब को सदर बना दिया गया कराची डिवीजन का,
इससे पहले आसिम साहब पर खुसूसी नजर करम जरदारी साहब की थी तो थी, पर पार्टी थोड़ी सी डिसएग्री करती थी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब को तर्जुमान बना दिया गया पीटीआई का। और मुझे ये बताया, आप तर्जुमान हैं या पैनमा के तर्जुमान हैं पैनमा इशू के ऊपर? मैंने तो जो नोटिफिकेशन पढ़ा, इमरान खान साहब ने कहा आप तर्जुमान है, सेक्रेटरी इतलात इस नुमा चीज है आप। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तर्जुमान जो नोटिफिकेशन जो मैंने देखा है, जो मुझे मिला है, उसमें तो यही है कि आप तर्जुमान हैं। प्रोग्राम किस तरह करेंगे? इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन कि आप अब क्योंकि एक सियासी जमात के तर्जुमान है, यू सिट ऑन अ प्रोग्राम एंड डू प्रोग्राम आल्सो। हाँ यू कंटिन्यू। हाँ नहीं, ये पहले तो मैं कर रहा था, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मुझे यही है कि वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो आप पार्टी दिल नहीं कर रहा और दो तीन एक तो पैसे बड़े चंगे ने भाई और उसके बाद आउटरीच बढ़ी है, लेकिन उसमें यह था कि चले इलेक्शन लड़े, लड़ लिया, वो थोड़ी सी लेवरेज है कि चलो पीटीआई से अभी ज्वाइन की, इलेक्शन लड़े फारो। बस वंस यू बिकम अ स्पोक्सपर्सन फॉर अ पार्टी इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप वो सिर्फ ये मैं है कि वो हमारे जो ओनर हैं चौधरी साहब, वो जरा बाहर गए हुए हैं, हफ्ते में उन्होंने आना है वापस, तो उनके साथ फिर मैं जाहिर है उनको नोटिस जो होगा वो देंगे रिकॉर्डिंग। मैं जरा कादिर पटेल साहब ऐसे मौजूद है, मैं जरा आप पटेल साहब को मुबारक दीजिए। पहले तो मेरी तरफ से बात नहीं हो सकी मेरी बाहर आने। कादिर पटेल साहब अस्सलाम वालेकुम, मुबारक दे रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब आपको। वालेकुम सलाम। काशिफ, फवाद को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिए। वो तो मुबारक दे रहे हैं, आप तो वो भी नहीं दे रहे भाई। नहीं सर, मैं मुबारक टीवी पे दूंगा तो मेरे पे नवा इल्जाम लग जाएगा कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं जनाब। सवाल ये है दोस्त तो हैं सर, आप कब ओहदा ले रहे हैं, क्योंकि आप ही तो जेल काट के आए। काशिफ सवाल दोहराइएगा जरा। मैंने कहा वो डॉक्टर आसिम को ओहदा मिल गया ना पार्टी छोड़ते ही, जेल से निकलते ही। आप जरा ये सुन ले, थोड़ा सुनाना चाहूंगा आपको कि पीपल्स पार्टी वाले इस तरह डिसोन कर रहे थे डॉक्टर आसिम के ऊपर जब मुकदमात बने। दो तीन चीजें हम आज निकाल सके, वो हमने निकाल ली है, जरा सुन लीजिएगा। डॉक्टर आसिम वाले इशू के ऊपर तो मेरा कंसर्न बड़ा वाज़ेह है। मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि डॉक्टर आसिम ने अगर कोई गलती की है, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन है, कुछ इल्जाम है, तो उनके खिलाफ केस बने हैं, वो केस अपने फेस करे। डॉक्टर आसिम कितने पीपल्स पार्टी के? देखिए, मैं डॉक्टर आसिम को ज्यादा नहीं जानता, मेरी जो असेंबली में मुलाकात हुई पीपल पार्टी के थे या नहीं थे, हमारे मिनिस्टर थे मतलब पीपल्स पार्टी के थे भी कि नहीं? वो खुद कहते थे कि मैं और नहीं यार, ये दूसरी ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक सेकंड, क्या कहते थे? एक सेकंड, वो खुद क्या कहते थे? मैं डेपुटेशन से कहां से आऊं? वो मजाक में कहते होते थे कि मैं एमकेएम से डेपुटेशन पे आऊं पीपल पार्टी में। जो काम करना है भाई, हमारे जब कहते हैं ना डॉक्टर आसिम ने गलत गैस का कनेक्शन दे दिया, अच्छा भाई उस केस में पकड़ लो। लोग कहते हैं जी जाली डॉक्टर दे दिए, भाई उस केस में पकड़ लो। हमारा तो किस केस में पकड़े? जिसमें है तो उसमें पकड़ो ना। जनाब कादिर पटेल साहब, जिसको पीपल्स पार्टी है तो कुछ भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब से भी कहा गया और आगे उन्होंने कहा है जो भी पकड़े उसको जाके, जिसको डिसोन करती थी उसको कराची डिवीजन का प्रेसिडेंट बना दिया। ये काशिफ, देखिए मैं तो इसका एक ही जुमले में जवाब दूंगा कि इस मौजूदा हालात में ये एक तारीखी फैसला है और पीपल्स पार्टी कराची जो कि हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है और रहती है, उसको एक ऐसे ही नजरियाती देरीना और पुरअज़म जाले की जरूरत थी जो कि हमें ना वो नजरियाती है, ना वो देरीना है, ना वो जाले है। भाई यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए तो सुनाया था सारा कुछ कि डेपुटेशन पे आए हुए हैं। आपकी पूरी पार्टी कहती रही कि डॉक्टर हम हुकूमत आती है, पता नहीं है डॉक्टर आसिम जैसे लोग कहां से आ जाते हैं, और आज वो सदर हो गए। तो काशिफ, मैंने भी तो आए कि जुमले में आपको सारी बात कहती ना कि इसी तरह के देरीना नजरियाती साथी जो कि एक पुरअज़म जाले हों, उनकी जरूरत थी और उन्हें दरियाफ्त कर लिया गया। तो अब मैं मजीद इस पर आपको क्या कहूं, मैंने सारी उनकी खुसूसियात गिनवा दी आपको। मैं जब खोसा साहब मेरे साथ, खोसा साहब आपके सेक्रेटरी जनरल, मैं उनसे पूछ रहा था, खोसा साहब ये जाले थे डॉक्टर आसिम साहब? देखिए, सबसे पहले तो कादिर पटेल साहब को मेरी जानिब से भी मुबारक हो, इसलिए कि मेरा भी इनके जो है मुखलसी में खासा हाथ है, क्योंकि डॉक्टर आसिम की ज़मानत मैंने करवाई और उसी केस में ये भी गलत तौर पर मुलव्वस किए गए थे पटेल साहब, इनको मुबारक हो। देखें, दूसरी बात जो आपने की है, डॉक्टर आसिम जो है, आप जानते हैं कि ये सर सैयद जो यूनिवर्सिटी है, सर सैयद मौलाना सर सैयद के जो खानवादे से जो इनका ताल्लुक है, आप जानते हैं ज़रा कराची की इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड आप जानते हैं इनका कराची से मुताल्लिक, और कितना पाकिस्तान की जो है बनने में कितना इनका और इनके खानदान का कितना हाथ है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ वो कोई अस्पताल चलाते थे, उनके ऊपर गैस के इल्जाम थे, उनके ऊपर तो इल्जाम की एक पूरी फहरिस्त थी। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस आदमी पर इतने इल्जाम हो
आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप उस आदमी को अपने डिवीजन का प्रेसिडेंट बना देते हैं। काशिफ, एक बात तो ये है कि हम मीडिया ट्रायल बहुत जल्दी कर लेते हैं किसी का। मैं तो चूंकि वकील हूं और मैंने बाअमीक इन तमाम शवाहिद को और इनकी मिसलों को देखा है, इससे ज्यादा बोगस और वाहियात केस नहीं हो सकता। कोई शहादत इनके खिलाफ नहीं है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं, ये कादिर पटेल साहब को भी जिस तरह से उस केस में मुलव्वस किया गया, ये आपके साथ बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइएगा कि कहते हैं अस्पताल में इलाज कराया गया, 90 दिन इनको जो है कस्टडी में रखा गया रेंजर्स की, और उसके बाद जो कुछ तशद्दुद हुआ वो बयान से जो है बालातर है, क्योंकि वो मिसल का हिस्सा है, मैं उसमें नहीं जाता, वो सब जुडिस है। और जहां तक दूसरा आप कहते हैं गैस फलाना फलाना फलाना, उसमें बिल्कुल कोई शवाहिद फलाना 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 सर, इन्होंने कॉलेजेस को, मैंने वो कागज देखे हैं जिसमें एक एक दिन में कितने कितने कॉलेजेस को उन्होंने लीगलाइज या वो जो भी लाइसेंसेस देते हैं मेडिकल कॉलेजेस को, दूसरे कॉलेजेस को। आपने सिर्फ एक केस देखा है जो आप कह रहे हैं फ्रिवलस है, दूसरा केस देख लीजिएगा डॉक्टर सर पीएमडीसी से करवाया सारा उन्होंने। वो एक पूरी काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है पूरी। सर मुकदमे तो उसका पता नहीं क्यों इनके दौर में सारा कुछ हो गया जो पहले इतने सालों में नहीं हुआ। मैं जरा फवाद से पूछना, अनफॉर्चुनेटली सारे लोग पीपल्स पार्टी को बड़ा अच्छा जानते हैं, चाहे पटेल साहब हो, चाहे आप हो, फवाद साहब या लतीफ खोसा साहब। ये पीपल्स पार्टी कहती है हमने जेलें काटी है, कोई फखर की बात पूरी दुनिया में ये नहीं है। हमारे मुल्क में फखर की बात है कि जिस आदमी को पीपल्स पार्टी आपने सुना डिसोन कर रही थी कि कौन है, आपके साथ जाति बातों में क्या क्या नहीं कहा जाता होगा उस टाइम, सही बात है, उसको आपने कराची का डिवीजन का प्रेसिडेंट। लेकिन वो तो पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस वक्त मेरा अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम हो गया है कि मैं चूंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूं, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन व्हाट पीपल्स पार्टी ने उसने क्यों नहीं, कि पीटीआई पीपल्स पार्टी पे कमेंट नहीं करेगी? क्या आप यहाँ पे कोई पीटीआई का बैठा होता कहता है देखें जी जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम है वो तो इस पार्टी के अंदर कोई ना कोई होता ही रहेगा। ये तो पीटीआई का जो स्टैंडर्ड रिस्पांस तो यही होना चाहिए। इल्जाम तो सबसे बड़ा चोरी का इल्जाम तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर है यार, उसके ऊपर भी है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो तो सुप्रीम कोर्ट में। आप देखें जी, यही तो हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी ये चोरी का इल्जाम है। तो कैसे ये मुल्क कैसे चल रहा है? सियासी जमातों के सरबराह या तो पैनामा लीक्स वाले हैं, या स्विस केसेस वाले, या स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स वाले हैं, या वो सारे पैलेसेस वाले हैं, और उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने टैक्स नहीं दिया, लेकिन वो उस मुल्क को रूल कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। और उसका ऑफशूट क्या है कि आप पे अगर केस बने, आप 1 साल जेल काट के आए जी हम आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाते हैं। आप वाला क्राइटेरिया इन्फोर्स हो गया ना, तो सिर्फ तरीके इंसाफ, फिर वन मैन पार्टी रह जाएगी पाकिस्तान में। कम्युनिस्ट पार्टी वाला सिस्टम बनाएंगे हम कि करप्शन के केसेस ना हो। साहब, मैं आपके ऊपर एक और सवाल, मसला ये है कि क्या ये सारी सियासी जमातों, खोसा साहब आपके लिए भी है, पीटीआई ने भी जब इनके लोगों पर इल्जाम लगे, जैसे कि अब आज खोसा साहब डिफेंड करेंगे लोगों को, डॉक्टर आसिम को, पटेल साहब को डिफेंड करेंगे, करना भी चाहिए, अपनी पार्टी है, खान साहब भी इसी तरह डिफेंड करते हैं जिन लोगों पे इल्जाम लगते हैं। तो सुनिएगा आप जिसका जवाब है, पहले सुन लें। जहांगीर तरीन इन्होंने पहले बताया कि मैंने जो ये बाहर जो घर खरीदा बच्चों के लिए, मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है। याद आ गया जी, जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं दिया, टैक्सेस नहीं दी, या पता नहीं कोई उसके लोन राइट। भाई आप 8 साल से हुकूमत में आप सो रहे थे, आपको अब याद आया जब आपकी चोरी सामने आई है, वो भी पैनामा में। हम नवाज शरीफ की ये बात मानने के लिए नहीं तैयार कि जी सारे डिफॉल्टर्स को भी पकड़ लो, बाकियों को भी पकड़ लो, 200 लोगों के और भी नाम, ताकि ये खत्म ही ना हो। फेयर कमेंट है, क्या खराबी है? ना बट ही इज डिफेंडिंग। जिस दिन चेरिंग क्रॉस का पहला जलसा होता है, आपकी पार्टी के 2 लोग हैं ना, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह ये लोग डॉक्टर आसिम को डिफेंड करते हैं, जहांगीर तरीन और डॉक्टर आसिम, बट अलीम खान इल्जाम है ना, इल्जाम क्या, तो क्या करेंगे? नहीं भाई, डॉक्टर आसिम हैज बीन अरेस्टेड, FIR हुई है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर तो ऐसे ही शुगल में जिस तरह सियासत में लगा दिया, इसने भी किया है जी, ये तो ऐसे इल्जाम है ना। सर वो आपने देखा नहीं, वो आज क्या अखबार की खबर फ्रंट पेज की लगी थी भाई, उन्होंने टोटल स्टूपिड बात है। SCCP ने वो लगलाया 29 का कुछ होता है, उसको नाम पता होता है किसी को ना, कुछ होता है, ऐसे उठा के लगा देते हैं जी जुर्माना किया गया, और उसके ऊपर ये जो कॉर्पोरेट केसेस है ना, इनको आप उठा के बना देंगे क्रिमिनल केसेस है या कुछ ऐसा इशू है, ये इसमें कोई जगह तो नवाज शरीफ का कॉर्पोरेट केस गलत, आपके कॉर्पोरेट केस वो तो चोरी का पैसा है, कमाल है, कतरी से ज्यादा वाली बात मान लें हम। नहीं मानते, तो झोल है बहुत सारे। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि एक पॉइंट मेरा सुन लें, हम
हम डिफेंड कर, देखिए आप अपनी पार्टी के लोगों को डिफेंड करेंगे, नून लीग अपनों को डिफेंड करेगी, खोसा साहब अपनों को डिफेंड करेंगे। पार्टी में हमारे भी कोई चोर होगा, बिल्कुल इमरान खान भी कह रहा है मैं डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन कोई थोड़ा क्राइटेरिया होता है ना। अब मुझे अब जहांगीर तरीन पे जो इल्जामात है बकवास है, बिल्कुल स्टूपिड बातें हैं, उसके ऊपर क्या बंदा डिफेंड, उसको डिफेंड करने की वैसे जरूरत नहीं है। मेरा तो जहांगीर तरीन के केस उसको उठा ले, वैसे उठा कर रद्दी में फेंक दे, कुछ भी नहीं है। नलीम खान है, मैं बनाए। आप मुझे बताएं 29 लाख रुपए का आपको मार्बल आप मुझे बताएं, हाँ ये देख लें ये किसने लिया? मुझे नहीं पता। नहीं, अलीम खान साहब ने 29 लाख का लिया होगा, लेकिन नहीं है, मिलता ही नहीं। मैं करोड़ का लेने को तैयार हूं यार, मैं एग्रीड हूं, नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जहांगीर तरीन, अलीम खान वगैरह के ऊपर क्यों बकवास है केस, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि जितना पूरा FBI, FIA जितना इनके पीछे लगा हुआ है पिछले 7 सालों से, इनके अलावा किसी के पीछे लगा नहीं हुआ। इसमें कोई आयोटा ऑफ होता ना, इनको इन्होंने नहीं छोड़ना था। मेरा तो ये ख्याल है। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ना। आप उनको गाली निकालेंगे, खोसा साहब, वो आपको गाली निकालेंगे। आप उनको कहेंगे पैनमा के चोर हैं, वो आपको कहेंगे स्विट्जरलैंड के पैसों के चोर हैं। पकड़ेंगे नहीं वो आपको, आपस में कहेंगे ना यार, PTI में तो नहीं है। वो आपके साथ भी यही है ना, वो आपको जब करेंगे वो आपके ऊपर केस कर देंगे, पकड़ेगा कोई बंदा कोई केस बनाता है, कोई डिफेंड करता है बंदा, कोई मतलब कुछ तो हो ना। जहांगीर तरीन मजाक है, जहांगीर तरीन के ऊपर जो एलिगेशन है, स्टूपिड बात है। बिल्कुल मजाक होंगे, फ्रिवलेस होंगे, गलत होंगे, गैर जरूरी होंगे, और हर पर आप डिफेंड तो ना करें उनको। क्यों ना, एक केस ही नहीं हो। मैं आपको कहूं, ये काले कपड़े नहीं, सफेद पहन के सूट आप बैठे हो। फैसला आपका करने का या कोर्टों के करने नहीं, क्या कोर्टों में तो है ही नहीं केस। जिस तरह नवाज इमरान खान साहब केस नहीं है तरीन साहब के ऊपर कोर्टों में। नहीं, कोर्ट्स में जा रहे हैं ना, वो लेकर जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, अब इलेक्शन में जा रहे हैं भाई, कहीं और नहीं जा रहे, अदालतें चालतों में नहीं जा रहे, गद्दा इलेक्शन होने, अब क्या होना है आगे। खोसा साहब, सो वी विल डिफेंड आवर पॉलिटिकल पार्टीज, कम व्हाट मे, देखें ब्लैक और व्हाइट। देखें काशिफ, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर एक शख्स की इस तरह कुर्बानियां हैं, एक शख्स को इस तरह विक्टिमाइज किया गया है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी उसे डिसऑन करके उसे जो है तन्हा छोड़ दे, फेंक दे? तो फिर मुझे बताएं कौन आपके साथ? तो आप कह रहे हैं ना जरदारी साहब पे भी केसेस गलत हैं, आपके हज के वजीर के केसेस भी गलत हैं, आपके वजीर आजमों के ऊपर भी गलत केसेस बने, कहना ये सर? तो ये तो मैं कह रहा हूं, देखें 11.5 साल जरदारी साहब जेल में रहे हैं, हमने सारे केसेस कोर्ट्स में किए हैं, और कोर्ट्स भी उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त कोर्ट से सारे केसेस बरी हुए हैं और मेरिट्स पर बरी हुए हैं। अरे भाई, पूरा इन्होंने जोर लगाया, रियासती सारी मशीनरी इस्तेमाल हुई जरदारी साहब के खिलाफ, बीबी के खिलाफ, हमने केसेस सारे फेस किए, 17 साल फेस किए। मुझे बताएं, यूसुफ रजा गिलानी को 6 साल सजा की गई नौकरियां देने के इल्जाम में, और अपील में हाईकोर्ट ने बरी किया उन्हें। तो देखें, बात ये नहीं है, अगर आप ये कल्चर ऑफ विक्टिमाइजेशन रखेंगे, हमने तो 5 साल में हमने कोई केस किसी पर झूठा केस, नवाज शरीफ विक्टिमाइज हो रहा है, आसिफ जरदारी उसकी पार्टी कहेगी हम विक्टिमाइज हो रहे हैं, आसिफ जरदारी की पार्टी कहेगी हम भी विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो सारे विक्टिमाइज हो रहे हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में आज तक तो फरिश्तों की हुकूमतें थी, फरिश्ते काम करते रहे, फरिश्ते कैसे पकड़े जाते? पनामा पेपर जो है ना, ये बड़ा टेस्ट केस है। नहीं तो स्विस केसेस टेस्ट केस नहीं था, वो तो हो गया ना। वो तो उसमें तो फेल हो गए ना। मुझे ब्रेक में फेल हो गए कि हाउ डू वी मूव इट, के कैसे भी गो क्रॉस द बोर्ड, कैसे जाए, नहीं कर रहा कोई, आज तक किसी ने कोशिश नहीं की। मेरा यह ख्याल है कि ये जो इल्जामात हैं, ये सारा वो गंद है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है इकट्ठा हो, जो मैं इलेक्शन में फवाद चौधरी के खिलाफ इस्तेमाल करूं। नहीं चाहती पीपल्स पार्टी भी शायद के कोर्ट में कोई फैसला हो, क्योंकि वो चाहते हैं जब इलेक्शन 2018 का आएगा हम कहेंगे नवाज शरीफ चोर है, और मियां साहब ने भी यही किया। नहीं, हम तो बड़ा चाहते हैं, PTI तो चाहती है आप कल इसको डिसाइड कर दें, मेहरबानी कर दें, हमें ना शामिल करें। हम तो कह रहे हैं भाई कल डिसाइड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खोसा साहब, इस सारी बहस से समझ तो ये आया कि हम सारे अपनी अपनी पार्टियों को डिफेंड करेंगे, अपने अपने लोगों को डिफेंड करेंगे, हमारे दरमियान में कोई बंदा गलत नहीं है, दूसरी पार्टी में सारे चोर हैं। देखिए काशिफ, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। जब तक आप अपना जो है तजिया नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं तस्लीम करेंगे, तब तक इस्लाह का आंसर नहीं आएगा। सर तो करें ना तस्लीम, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, तस्लीम आपकी पार्टी की कमजोरी बताएं मुझे, कौन चोर है आपकी पार्टी में? चले एक बंदे का नाम बता जो करप्ट था। देखें, बात चोर की नहीं है, बात एक आपके परसेप्शन की है। यकीनन परसेप्शन जो है सारी जमातों का एक मैं समझता हूं एक मुनज़्ज़म तरीके से दागदार किया जा रहा है।
और वो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ जो है ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो इतना मजबूत नहीं है। काश इतना मजबूत होता कि किसी को ये शक व शुबे की गुंजाइश ही ना होती, जिसको आप पकड़ते, जिसको आप ट्रायल करते, जिसको आप सजा करते, वो किसी जमात से भी हो, किसी जमात से भी। देखिए पाकिस्तान का अवाम जो है पिस के रह गई है। करप्शन ये दहशत गर्दी से बड़ा नासूर है, कैंसर है इस मुल्क के मुआशरा, इस मुल्क की सारा कुछ जो है वसाइल, इस मुल्क के जो अवाम की अमानत है उसको खाए घुन की तरह खाई जा रही है। आपकी ब्यूरोक्रेट शायद बहुत ज्यादा करप्ट है, लेकिन चूंकि सॉफ्ट टारगेट है सियासतदान, इसलिए सियासतदान पे के ऊपर सारा। सर लेकिन आप ये देखिए ना सर कि आप कहते हैं करप्शन नासूर है। मैं फवाद साहब से भी ये सब फवाद, आप जरा अपनी एनालिस्ट वाली टोपी पहने और सियासतदान वाली टोपी उतार थोड़ी देर के लिए। आगे मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगा। मुनज़्ज़म तरीके से दागदार किया जा रहा है। भाई कौन दागदार? क्या इस टाइम पार्टी डॉक्टर आसिम के फैसले को देख के आपको क्या लगता है जरदारी साहब पार्टी चला रहे हैं, बिलावल साहब चला रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये ना, सीधा सीधा जवाब दें। नहीं, बिलावल साहब जब भी कोशिश करते हैं जरदारी साहब बीच में आ ये जाते फैसला हैं। किसका होगा कि डॉक्टर आसिम को प्रेसिडेंट? जरदारी साहब का। तो पार्टी बिलावल के हाथ में तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्या हम अच्छा एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा क्वालिफाई कर अच्छा क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। नहीं वो ये बात ये है कि ये तासुर ये जाता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मुझे नहीं पता, हो सकता है बिलावल साहब ने बनाया हो, लेकिन तासुर 100% यही है कि जरदारी साहब ने जिस पे इल्जाम है आए उसको सदर बना दें। बिलावल ये चाहता है। नहीं बिलावल ये नहीं चाहेगा मेरा ख्याल है, बट आई नो जो सारे जानते हैं, जो सुनते हैं लोगों से उसके बारे में, वो तो नहीं कहेगा कि यार आए जिसके ऊपर इल्जाम लगे चोरी के, आए उसको पार्टी का सदर बना दें। तो अब ये हम अपने अपने चोरों को प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे के चोरों को, ये पनामा वाले चोरों को हम गालियां नहीं करेंगे। देखिए एक मैं खोसा साहब से थोड़ा इख्तलाफ करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो सोसाइटी है ना, अगर आपकी डेमोक्रेसी है तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों को लेनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है तो आप ठीक करें, अगर आपके जुडिशरी गलत है आप ठीक करें। रिफॉर्म्स का जो सारा का सारा पैराडाइम है, जो सारी पार्लियामान का एक पैराडाइम है, वो सियासतदानों के पास है। सियासतदान अगर वहां पे पार्लियामेंट, कुल इख्तियार इस मुल्क को ठीक करने का सियासतदान के अलावा किसी के पास नहीं है। और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी भी तुम बना लो, सिक्योरिटी पॉलिसी भी फौज बना ले। अब आप देखें ना, फौज को ज़रबे अज़ब कब करना पड़ा? जब सिविलियन लीडरशिप ने बिल्कुल हाथ पांव खड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चाहते हैं क्या नहीं। फौज ने बिल्कुल कहा जी अच्छा चलो जी आप ही कर लेने, राइल शरीफ ने ये कहा। जब पॉलिटिशियंस फेल होते हैं, वैक्यूम होता है, और अगर वो ये अब कहते हैं ना हमें फेल किया जाता है, वो फेल इसलिए किया जाता है कि आपके अपने गिरबान जो हैं वो इतने मैले होते हैं कि उनको आपको बड़ी आसानी से वो पकड़ के नीचे गिरा लेते हैं। और खोसा साहब दूसरा मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जहां वैक्यूम होगा, पावर वैक्यूम होगा, वो कोई ना कोई फिल करता है। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिल किया, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट तगड़ी थी, कोर्ट ने असर्ट किया। कोर्ट असर्ट नहीं करेगा, राहिल शरीफ साहब असर्ट करेंगे। बिल्कुल कोई ना कोई आके उस पावर वैक्यूम को करेगा। आपने कहा मुनज़्ज़म तरीके से सियासतदानों को दागदार किया जा रहा है। ओ सर मैंने कहा है अपने आप को पेश ना करें एहतसाब के लिए। मैंने कहा एक तगड़ा एहतसाब का बिल नहीं होना चाहिए। आप ही सारे भागते हैं, आप पे इल्जाम लगता है जरदारी साहब वो एक इम्यूनिटी के पीछे छुप जाते हैं, नहीं जी ऐसी खत नहीं लिखना, वज़ीर आज़म घर भेज दूंगा। देखिए अगर मेरे पे कोई इल्जाम नहीं, आप कहे काशिफ आसिफ तूने चोरी की है, मुझे पता मैंने नहीं की, मैं कहूंगा जब बनाए कमीशन किधर खत लिखना, मैं मेरा लिखे खत, या कतर से खत ले आते हैं, या खत लेके आते हैं, या खत लिखते नहीं आप। ये तो जब ये करेंगे तो दागदार मैंने तो नहीं किया, आप लोगों ने अपना किरदार दागदार किया ना जी। देखो काशिफ, कुछ ऐसे मुकद्दस गाय हैं, अदारे हैं कुछ। देखें हमें 5 साल हमें इफ्तिखार चौधरी ने काम करने दिया। मुझे बताओ कौन सी ऐसी एक दिन 17 फेडरल सेक्रेटरीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेशी भुगत रहे थे। रोज दिन आए दिन सुप्रीम कोर्ट ने हज की करप्शन तो नहीं रोका था, वो तो आपने कर लिया आपकी हुकूमत ने, जिसके ऊपर इल्जामात लगे। नहीं काशिफ, नहीं मैं माफी चाहता हूं सर काशिफ, नहीं, एक माफी चाहता हूं, एक खबर आप लगती थी, आपका लगाता था या मीडिया वाले लगाते थे, और दूसरे दिन सुबह मोटा होता था। और सारी दुनिया जो है आप जानते हैं कि किस तरह से टिकट्स चलते थे और किस तरह से जो है हमारी जो है वो होती थी। ये तो हमारा सबर है, हमारा शुक्र ये है कि एक जुमले में बताओ फवाद चौधरी, क्या उस वक्त आप उस हुकूमत के करीब, उस हुकूमत में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे ना उस हुकूमत में, क्या करप्शन थी या नहीं थी? नहीं, जो कितनी खुली करप्शन थी ये बताएं यार। हर बंदा यार हाथों हाथ सर पे रखे हुए थे, कोई शुबह ही नहीं इसमें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो अब उस पे भी आप कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं हुकूमत। अच्छा, और दूसरा ये मैं खोसा साहब को सिर्फ एक बात के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। खोसा साहब आप एक बात मेरी मानेंगे कि जिस दिन 103 जज निकालने का फैसला नायक साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिल गए थे, पीपल्स पार्टी की जो जुडिशियल क्राइसिस है वो तो उस दिन शुरू हुआ था।
आपको याद है मैं आप भी इसके हामी नहीं थे कि 103 जज निकाले जाएं, लेकिन फारूक नाइक साहब उठ के मिल गए साथ, वहां पे चल के बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सारे का सारा। किसकी गलती थी? हमारी लीडरशिप। जब आप लीडरशिप खड़ी नहीं हुई, हाँ। तो ये होता है आपने अपना राइट भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट को, आपने उसको भी कंटेस्ट नहीं किया, और वो भी आपने कंसीड कर दिया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।